आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं? आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप समझदार हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। आपको लगता है आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। आप इमोशंस में बहने वालों में से नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ज्यादातर फैसले आपके होते ही नहीं हैं, तो आप हर दिन काउंटलेस डिसीजंस लेते हैं। क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। लेकिन सच ये है, आप चूज नहीं कर रहे, आपको चूज करवाया जा रहा है। कभी आपने नोटिस किया है कि फ्री दिखते ही आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं? महंगी चीज अचानक बेहतर लगने लगती है और इमोशंस में आप वो कर देते हैं जो आप नॉर्मली कभी नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि ये सब आपका अपना डिसीजन है, लेकिन आपका दिमाग आपको खेल रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। ये कहानी है आपके दिमाग की, आपके फैसलों की और उन इनविजिबल ट्रैप्स की जिनमें आप हर दिन फंसते हैं। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप खुद को इसमें देखेंगे, अपने डिसीजंस को पहचानेंगे और शायद पहली बार सच में समझ पाएंगे कि आप कैसे सोचते हैं। आप इरैशनल हैं, लेकिन आपकी इरैशनैलिटी भी प्रिडिक्टेबल है। चैप्टर 1, रिलेटिविटी का खेल। आपको लगता है कि आप चीज़ों की वैल्यू समझते हैं। आप हमेशा ये मानते हैं कि आप चीज़ों की सही कीमत और वैल्यू समझते हैं, कि आप जो भी खरीदते हैं वो सोच समझकर खरीदते हैं। लेकिन सच थोड़ा अलग है। सोचिए, आप एक मॉल में जाते हैं, बस कैजुअली, कुछ खास खरीदना नहीं है। तभी आपकी नज़र एक ऑफर पर पड़ती है। 2 शर्ट 2000 रुपए में, 3 शर्ट 2100 रुपए में। आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करता है, बस 100 रुपए एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा शर्ट, और बिना ज्यादा सोचे आप 3 शर्ट खरीद लेते हैं। आपको लगता है आपने स्मार्ट डिसीजन लिया है। आप खुश होते हैं। आपको लगता है मैंने अच्छा डील लिया है, मैंने पैसे बचाए हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मुझे सच में 3 शर्ट की जरूरत थी? और जवाब धीरे धीरे सामने आता है, नहीं। तो फिर आपने खरीदी क्यों? यहीं से असली खेल शुरू होता है। आपने वो डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको जरूरत थी। आपने वो डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आपको वो बेटर डील लगा। आप चीजों को अकेले नहीं समझते, आप कंपेयर करते हैं। अगर वहां सिर्फ ये होता 2 शर्ट 2000 रुपए में, तो शायद आप कुछ भी नहीं खरीदते। लेकिन जैसे ही दूसरा ऑप्शन आया, 3 शर्ट 2100 रुपए में, आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया। ये ज्यादा फायदा है। यही है रिलेटिविटी का खेल। आप चीजों की वैल्यू खुद नहीं समझते, आप उसे किसी और चीज से कंपेयर करके समझते हैं, और यही आपको कंट्रोल करता है। अब सोचिए, दुकानदार ने ऐसा ऑफर क्यों रखा? क्योंकि उसे पता है आप लॉजिकली नहीं, कंपैरेटिवली सोचते हैं। आपको लग रहा होता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में डिसीजन पहले ही डिजाइन किया जा चुका होता है और आप बस उसी डायरेक्शन में पुश हो रहे होते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल। आप एक घड़ी देखने जाते हैं। पहली घड़ी 50,000 की है, दूसरी घड़ी 25,000 की है। पहली आपको बहुत महंगी लगती है, लेकिन दूसरी सडनली आपको रीजनेबल लगने लगती है। लेकिन सच क्या है? 25,000 सस्ती नहीं हुई, आपका परसेप्शन बदल गया, क्योंकि आपने उसे 50,000 से कंपेयर किया। यानी आपकी रियलिटी बदल गई। चीज वही है, प्राइस वही है, लेकिन आपकी सोच बदल गई। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख, आप चीजों की वैल्यू नहीं समझते, आप सिर्फ कंपैरिजन समझते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन ही सब कुछ है, तो पहली कीमत, फर्स्ट इंप्रेशन, आपके दिमाग को कितना कंट्रोल करती है। चैप्टर 2, पहली कीमत का जादू। अब आपको लग रहा है कि आप समझ गए हैं। चैप्टर 1 के बाद आपको लगने लगा है कि अब आप अवेयर हैं, अब आप कंपैरिजन के जाल में नहीं फंसेंगे। आप सोचते हैं, अब मैं स्मार्ट हूँ, अब मैं केयरफुल रहूंगा। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। आप एक शोरूम में जाते हैं। इस बार कपड़े नहीं,
घड़ियां देखने। आप कैजुअली देखते हुए खड़े हैं, तभी एक सेल्समैन आपके पास आता है और वो आपको पहली घड़ी दिखाता है, 50,000 रुपए। आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, इतनी महंगी, नो वे। आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है दूसरा ऑप्शन। सेल्समैन मुस्कुराता है और दूसरी घड़ी दिखाता है, 25,000 रुपए। और अचानक आपको ये घड़ी ठीक लगने लगती है। आप सोचते हैं, एक्चुअली ये रीजनेबल है, इतनी भी महंगी नहीं है। लेकिन रुकिए, एक सवाल पूछिए खुद से, अगर आपने 50,000 वाली घड़ी पहले नहीं देखी होती तो क्या 25,000 वाली घड़ी आपको सस्ती लगती? सच आपको चौंका देगा, नहीं। तो फिर ऐसा क्या बदला? घड़ी वही थी, प्राइस वही था, बदला था आपका दिमाग। यहीं से आता है एंकरिंग इफेक्ट। पहली कीमत जो आप देखते हैं वही आपके दिमाग में एंकर बन जाती है और फिर हर अगली चीज उसी से कंपेयर होती है। अब आपका दिमाग इंडिपेंडेंटली नहीं सोच रहा, वो 25,000 को 50,000 से कंपेयर कर रहा है और इसलिए आपको वो चीप लग रही है। लेकिन असल में वो चीप नहीं है, आपका रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। और यही खेल हर जगह हो रहा है, शॉपिंग में, सैलरी नेगोशिएशन में, बिजनेस डील्स में, हर जगह। जो पहला नंबर आप देखते हैं वही आपके डिसीजन को शेप करता है। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि आप लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन आप बस उस पहले नंबर के इन्फ्लुएंस में हैं। अब एक और सिचुएशन सोचिए, आप किसी से सैलरी डिस्कस कर रहे हैं। अगर सामने वाला पहले 1 लाख रुपए बोल दे तो 70,000 भी आपको कम लगेगा, लेकिन अगर वही बात 30,000 से शुरू हो तो 70,000 सडनली ग्रेट लगने लगेगा। यानी नंबर नहीं, ऑर्डर मैटर करता है। क्या पहले दिखा वही आपकी रियलिटी तय करता है। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख, आपके डिसीजंस फैक्ट से नहीं, पहले देखे गए नंबर से कंट्रोल होते हैं। हुक फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक नंबर इतना पावरफुल है तो फ्री शब्द कितना डेंजरस होगा। चैप्टर 3, फ्री का जाल। अब आपको लगता है कि आप सावधान हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कंपैरिजन कैसे काम करता है, एंकर कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं अब मैं आसानी से नहीं फंसूंगा, लेकिन अब आता है सबसे खतरनाक ट्रैप। एक छोटा सा ऑफर लेकिन बड़ा असर। आप एक स्टोर में खड़े हैं, तभी आपकी नज़र एक ऑफर पर पड़ती है। 500 रुपए की चॉकलेट 100 रुपए में, 50 रुपए की चॉकलेट फ्री। आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर बिना ज्यादा सोचे फ्री वाली चॉकलेट उठा लेते हैं। उस पल आपको लगता है आपने सही किया। आपके दिमाग में तुरंत लॉजिक बनता है, फ्री है तो लेना तो बनता है, कम से कम 50 रुपए तो बचा लिए। आप सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। लेकिन अब एक सिंपल सवाल पूछिए खुद से, अगर आप 100 रुपए खर्च करते तो आपको 500 रुपए की वैल्यू मिलती। लेकिन आपने क्या किया? आपने 0 रुपए खर्च किए और सिर्फ 50 रुपए की वैल्यू ली। तो असल में आपने क्या किया? आपने पैसे नहीं बचाए, आपने एक बेहतर अपॉर्चुनिटी खो दी। यहीं से शुरू होता है जीरो प्राइस इफेक्ट। जैसे ही किसी चीज की कीमत 0 हो जाती है, आपका दिमाग लॉजिक छोड़ देता है। आप रिस्क देखना बंद कर देते हैं, आप वैल्यू कंपेयर करना बंद कर देते हैं, आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं। और यही आपको ट्रैप में डालता है। आप सोचते हैं फ्री है तो फायदा ही होगा, लेकिन असल में फ्री आपको ब्लाइंड बना देता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कुछ लिया क्योंकि वो फ्री था। अननेसेसरी एप्स, एक्स्ट्रा ऑफर्स, यूजलेस चीजें जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। और ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, आप इमोशंस में भी फ्री के पीछे भागते हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट अटेंशन और लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठते हैं। सबसे डेंजरस बात ये, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ट्रैप में हैं। आपको लगता है मैं स्मार्ट हूं, मैं फायदा कर रहा हूं, लेकिन असल में आप गाइडेड हो रहे हैं। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख ये कि फ्री शब्द आपकी सोच को बंद कर देता है और आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो रिश्तों में पैसा आने पर क्या होता है? क्या हर चीज को पैसों से मेजर करना सही है? चैप्टर 4, जब पैसा रिश्तों में घुस जाता है। आप सोचते हैं हर चीज को पैसों से मापा जा सकता है। अब तक आप समझ चुके हैं कंपैरिजन, एंकरिंग, फ्री का जाल। आपको लगता है सब कुछ लॉजिक और प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा है जहां लॉजिक नहीं,
फीलिंग्स काम करती हैं। एक सिंपल सिचुएशन सोचिए, आप अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं, उसका सामान शिफ्ट करवाते हैं, उसे टाइम देते हैं, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सपोर्ट करते हैं। वो आपको देखता है और कहता है थैंक यू, आप सच में अच्छे इंसान हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा, नेचुरल, जेन्युइन। अब वही काम पैसे के साथ सोचिए। आप वही काम करते हैं, लेकिन इस बार आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, 500 रुपए दे देना। अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब वो रिश्ता नहीं, एक डील बन जाती है। ग्रैटिट्यूड की जगह कैलकुलेशन आ जाता है, कनेक्शन की जगह ट्रांजैक्शन आ जाता है। आप दोस्त नहीं रहते, आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। यहीं पर दो दुनिया टकराती हैं, सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या है? जहां काम फीलिंग्स से होते हैं, जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कनेक्शन होता है, दोस्ती, रिश्ते, फैमिली। मार्केट नॉर्म्स क्या है? जहां हर चीज की कीमत होती है, जहां सब कुछ गिव एंड टेक होता है, जॉब, बिजनेस, डील्स। और समस्या तब होती है जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप सोशल सिचुएशन में पैसा डालते हैं, सोशल नॉर्म्स टूट जाते हैं, और वंस टूट गए वापस नहीं आते। एक बार सोचिए, अगर आपका दोस्त आपको बर्थडे गिफ्ट दे, आपको खुशी होती है, लेकिन अगर वही दोस्त कहे मैंने 1000 रुपए खर्च किए हैं, रिटर्न में कुछ देना, तो क्या फीलिंग वही रहेगी? नहीं, क्योंकि अब वो गिफ्ट नहीं, ट्रांजैक्शन बन गया। और यही गलती हम बार बार करते हैं। हम हर चीज को पैसे से मेजर करने लगते हैं, और अननोइंगली हम रिलेशनशिप्स को वीक कर देते हैं। सबसे डेंजरस बात, एक बार अगर आप सोशल नॉर्म्स तोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख, हर चीज को पैसे से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से चलती हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इमोशंस इतने पावरफुल हैं, तो जब आप फुली इमोशनल होते हैं, तब आप कितनी गलत डिसीजंस ले सकते हैं। चैप्टर 5, जब आप खुद नहीं रहते, अराउजल का खेल। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। अब तक आप समझ चुके हैं, 1, पैसा आपको इन्फ्लुएंस करता है, 2, ऑफर्स आपको ट्रैप करते हैं, 3, रिश्तों में लॉजिक नहीं चलता। लेकिन आपको अब भी लगता है कि कम से कम मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता हूँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक पल जो सब बदल देता है। सोचिए, आप एक सिचुएशन में हैं। 1, आप गुस्से में हैं, 2, या बहुत एक्साइटेड हैं, 3, या शायद अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उस मोमेंट में आपका दिमाग तेज नहीं बल्कि धुंधला हो जाता है, और उसी पल आप एक डिसीजन लेते हैं। 1, मैसेज भेज देते हैं, 2, एक इम्पल्सिव काम कर देते हैं, 3, या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। उस वक्त आपको सब सही लगता है, लेकिन बाद में जब इमोशंस शांत होते हैं, आप वही चीज देखते हैं और खुद से पूछते हैं कि मैंने ये क्यों किया। यही आपको सबसे बड़ा सच समझ आता है। उस मोमेंट में आप नहीं थे। आपके अंदर 2 वर्जन्स हैं। एक कोल्ड स्टेट, जहां आप लॉजिकली सोचते हैं, जहां आप प्लान्स बनाते हैं। 2 हॉट स्टेट, जहां आप इमोशनल हो जाते हैं, जहां आप कंट्रोल खो देते हैं। और प्रॉब्लम ये है, एक कोल्ड स्टेट वाला आप सोचता है कि हॉट स्टेट में भी आप कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। हॉट स्टेट में रूल्स टूट जाते हैं। 1, आप अपने ही बनाए हुए प्रिंसिपल्स तोड़ देते हैं। 2, आप वो करते हैं जो आप नॉर्मली कभी नहीं करते। और सबसे डेंजरस, 3, उस वक्त आपको लगता है कि आप सही हैं, यानी आप खुद को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। 1, आप सोचते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। 2, लेकिन सिचुएशन बदलते ही आप बदल जाते हैं, और यही आपको बार बार गिराता है। 1, रिलेशनशिप्स में, 2, डिसीजंस में, 3, लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में। तो क्या सल्यूशन क्या है? खुद पर भरोसा करना नहीं, सिस्टम बनाना। 1, आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि जब मैं इमोशनल होऊंगा मैं क्या नहीं करूंगा। गुस्से में रिप्लाई नहीं, 2, लेट नाइट इंपल्सिव डिसीजंस नहीं, 3, एक्साइटमेंट में कमिटमेंट नहीं, क्योंकि उस मोमेंट में आप सोच नहीं पाएंगे। 1, इसलिए डिसीजन पहले लेना होगा,
2. जब आप काम हो। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख। 1. आप अपने इमोशंस में कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए आपको पहले से अपने लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप काम होकर भी कंट्रोल में नहीं हैं और इमोशनल होकर भी कंट्रोल में नहीं हैं, तो क्या आप सच में अपने डिसीजंस के मालिक हैं? चैप्टर 6, आप जानते हैं फिर भी नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। आपको सब पता है, फिर भी आप करते क्यों नहीं? अब तक आप समझ चुके हैं, इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, सिचुएशंस आपको बदल देती हैं। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर आपको पता है क्या सही है, तो आप वो करते क्यों नहीं? एक सिंपल एग्जाम्पल जो आपकी ही कहानी है। आप डिसाइड करते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं वर्कआउट शुरू करूंगा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उस मोमेंट में आप जेन्युइनली सीरियस होते हैं। लेकिन अगला दिन अलार्म बजता है, आप स्नूज कर देते हैं। आपका दिमाग कहता है आज नहीं, कल से पक्का। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है, आज नहीं कल, कल नहीं फिर कभी। और धीरे धीरे वीक्स मंथ्स निकल जाते हैं। आप लेजी नहीं हैं, आपका सिस्टम वीक है। आप खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मुझ में विल पावर नहीं है। लेकिन सच ये है, ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी सिस्टम की गलती है। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म खुशी चाहता है, अभी आराम, अभी डिस्ट्रैक्शन, अभी प्लेजर, और फ्यूचर वो बाद में देखेंगे। यानी आपका दिमाग फ्यूचर को इग्नोर करता है। आप जानते हैं कि वर्कआउट अच्छा है, आप जानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उस मोमेंट में आपका दिमाग कहता है अभी मजा लो, बाकी बाद में। यहीं पर सेल्फ कंट्रोल फेल हो जाता है। आप प्लान तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? विल पावर नहीं, कमिटमेंट सिस्टम। आपको खुद को ट्रैप करना होगा गुड वे में, जैसे डेडलाइंस फिक्स करना, पेनल्टी रखना, पब्लिक कमिटमेंट करना, ताकि आपके पास एस्केप का ऑप्शन ही ना हो। क्योंकि जब ऑप्शन होता है आप डिले करते हैं, अभी नहीं बाद में, थोड़ा और टाइम है, और यही आपको पीछे खींचता है। अब सोचिए, अगर आपके पास चॉइस ही ना हो तो क्या आप काम करेंगे? हाँ, यानी आपको खुद के खिलाफ सिस्टम बनाना होगा ताकि फ्यूचर वाला आप प्रेजेंट वाले आप से जीत सके। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख, आपको पता होना काफी नहीं है, आपको खुद को मजबूर करने वाला सिस्टम चाहिए। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई चीज आपकी हो जाती है तो क्या आप उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं या आपका दिमाग उसकी वैल्यू बढ़ा देता है? चैप्टर 7, जो आपका है वही आपको अंधा बना देता है। ओनरशिप का जाल। आप सोचते हैं कि आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं, इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, सिस्टम के बिना आप फेल होते हैं। लेकिन अब एक और इल्यूजन सामने आता है जो और भी सटल है और डेंजरस भी। सोचिए, आपके पास एक पुरानी चीज है, शायद एक फोन, एक वॉच या कोई आइटम जो आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करते हैं इसे बेच देना चाहिए। पहले सब आसान लगता है, आप कैजुअली सोचते हैं ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू जितनी है उतने में बेच दूंगा, सब लॉजिकल लगता है। लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ में लेते हैं सब बदल जाता है। आप उसे देखते हैं, उसकी मेमोरीज याद आती हैं और अचानक वो आपको ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। अब आप प्राइस डिसाइड करते हैं, नहीं ये इतनी सस्ती नहीं है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। लेकिन जब बायर आता है वो कहता है इतना तो ये वर्थ ही नहीं करती। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आपको लगता है बायर गलत है, बायर को लगता है आप ओवर प्राइस कर रहे हैं। लेकिन सच, दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो चीज़ बायर की नहीं है लेकिन वो चीज़ आपकी है। और यहीं से शुरू होता है एंडाउमेंट इफेक्ट। जैसे ही कोई चीज़ आपकी हो जाती है आप उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। आप चीज़ को नहीं, अपनी फीलिंग को वैल्यू दे रहे होते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट से अटैच्ड होते हैं, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं पाते, और यही आपको नुकसान पहुंचाता है। आप चीज़ों को ओवर प्राइस रखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, आप अपने डिसीजन से भी अटैच हो जाते हैं। गलत रिलेशनशिप, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत चॉइस, आप उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप लॉस से डरते हैं, इसलिए और लॉस करते हैं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सच, आप ऑलरेडी लॉस में हैं और पकड़कर रखने से आप और लूज कर रहे हैं। यानी आप चीज़ों के मालिक नहीं हैं, चीज़ें आपकी मालिक बन जाती हैं।
और यहीं आपको एक टफ डिसीजन लेना होता है। क्या मैं इस चीज़ को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूएबल है, या इसलिए क्योंकि ये मेरी है? चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख, आप चीज़ों की असली वैल्यू नहीं देखते, आप ओनरशिप की वजह से उन्हें ओवर वैल्यू करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते तो क्या आप ऑप्शंस को भी छोड़ पाते हैं, या आप हर दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश करते हैं? चैप्टर 8, हर दरवाज़ा खुला और मैं कहीं नहीं पहुंचा, कीपिंग डोर्स ओपन। आप सोचते हैं जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतनी ज़्यादा फ्रीडम। अब तक आप समझ चुके हैं, 1, आप चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, 2, आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन अब एक और पैटर्न सामने आता है। 1, आप सिर्फ चीज़ों को नहीं, ऑप्शंस को भी छोड़ नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी में कई रास्ते हैं, ये करियर भी, वो अपॉर्चुनिटी भी, ये स्किल भी, वो बैकअप भी। आप सोचते हैं मैं सब ओपन रखूंगा, सेफ रहूंगा। शुरुआत में सब सही लगता है, आपको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपको फ्रीडम फील होती है। लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीडम बर्डन बन जाती है। आप हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ में डीप नहीं जाते। हर दिन बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस महसूस नहीं होती, और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यहीं आपको सच समझ आता है, आप ऑप्शंस ओपन नहीं रख रहे, ऑप्शंस आपको ओपन रख रहे हैं। आप डिसीजन लेने से बच रहे हैं। अगर ये चूज किया और वो बेटर निकला तो? अगर मैंने ये छोड़ दिया और बाद में रिग्रेट हुआ तो? इसी डर में आप कुछ भी चूज नहीं करते। यानी आप सेफ खेल रहे हैं, नो रिस्क, नो कमिटमेंट, लेकिन साथ ही नो ग्रोथ। और धीरे धीरे आप स्टक हो जाते हैं। ना आप पीछे जा रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, बस एक ही जगह घूम रहे हैं। आपको लगता है कि आप कुछ खो देंगे अगर आपने एक रास्ता चूज किया, लेकिन सच, आप ऑलरेडी सब कुछ खो रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ भी चूज नहीं किया। क्योंकि हर दरवाजा खुला रखने का मतलब है आप किसी भी कमरे में एंटर नहीं कर रहे। यहीं पर आपको एक टफ चॉइस लेनी होती है, क्या मैं सब कुछ चाहता हूँ या कुछ मीनिंगफुल? और जैसे ही आप डिसाइड करते हैं, क्लैरिटी आती है, डायरेक्शन मिलती है, प्रोग्रेस शुरू होती है। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख, 1, हर ऑप्शन ओपन रखना फ्रीडम नहीं है, ये कंफ्यूजन है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप फाइनली एक चीज चूज कर लेते हैं, तो क्या आप उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी को बदल देती हैं? चैप्टर 9, आप वही देखते हैं जो आप मानते हैं, एक्सपेक्टेशंस का जादू। आपको लगता है कि आप रियलिटी को जैसा है वैसा देखते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं, आप कंपैरिजन में फंसते हैं, आप ऑप्शंस में उलझते हैं, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अब एक और इल्यूजन सामने आता है, जो सबसे इनविजिबल है और सबसे पावरफुल भी, एक एक्सपीरियंस जो सब बदल देता है। सोचिए, आप एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं, माहौल शानदार है, लाइट्स परफेक्ट हैं, म्यूजिक स्मूथ है। आप खाना ऑर्डर करते हैं, पहला बाइट लेते ही वाह कितना अमेजिंग टेस्ट है, आप इम्प्रेस्ड हैं। कुछ दिन बाद एक और एक्सपीरियंस, आप एक छोटे से ढाबे पर जाते हैं, सिंपल जगह, कोई फैंसी सेटअप नहीं, आप वही टाइप का खाना ऑर्डर करते हैं। आप खाते हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में इतना फर्क था, या कुछ और चल रहा था? धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होता है, फर्क खाने में नहीं था, फर्क आपके दिमाग में था। आपने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था यहाँ खाना अच्छा होगा, यहाँ एवरेज होगा, और आपका दिमाग उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस बना रहा था। यानी आप टेस्ट नहीं कर रहे थे, आप बिलीव कर रहे थे। यही है एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिटी बन जाती है, और ये हर जगह होता है। एक्सपेंसिव चीज़ आपको बेटर लगती है, ब्रांडेड चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, हाई प्राइस हाई क्वालिटी लगता है, यहाँ तक कि दवाइयों में भी। अगर आपको बताया जाए ये दवाई महंगी है, तो आपको ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, भले ही दवाई वही हो। यानी आपका माइंड रियलिटी क्रिएट करता है, आप जो मानते हैं वही सच बन जाता है, और यही आपको बार बार ट्रैप करता है। आप फैक्ट्स पर नहीं, बिलीव्स पर डिसीजंस लेते हैं,
और बिलीव्स हमेशा सही नहीं होते, लेकिन इसमें एक हिडन पावर भी है। अगर आपका माइंड इल्यूजन बना सकता है तो आप उसे अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉन्शियसली एक्सपेक्ट करें, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं सही डिसीजंस लेता हूँ, तो आपका बिहेवियर धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख, आप रियलिटी को नहीं जीते, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीतते हैं। हुक फॉर नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन अब सोचिए, अगर एक्सपेक्टेशन इतनी पावरफुल है तो सिर्फ प्राइस चेंज करने से क्या आपका एक्सपीरियंस बदल सकता है? चैप्टर 10, कीमत का जादू, द पावर ऑफ प्राइस। आपको लगता है कि आप किसी चीज की क्वालिटी को उसकी असली परफॉर्मेंस से जज करते हैं, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। एक दिन आप बीमार होते हैं, आप दो दवाइयों के बीच खड़े हैं, एक सस्ती है, दूसरी काफी महंगी। आप बिना ज्यादा सोचे महंगी दवाई चुनते हैं। आपके मन में एक सीधी सी सोच चलती है, महंगी है तो असरदार होगी। आप दवाई लेते हैं और कुछ समय बाद आपको सच में बेहतर महसूस होता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या दवाई ने काम किया या आपके विश्वास ने? यही इस चैप्टर का असली खेल है। कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती, कीमत एक सिग्नल होती है। जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये चीज बेहतर है, और यही बिलीफ आपके एक्सपीरियंस को बदल देता है। इसीलिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स का खाना ज्यादा टेस्टी लगता है, महंगे प्रोडक्ट्स ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं, और ब्रांडेड चीजों पर आपको ज्यादा भरोसा होता है। असल में कई बार प्रोडक्ट नहीं बदलता, आपकी परसेप्शन बदलती है, और जैसे ही परसेप्शन बदलती है आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। यही कारण है कि प्लेसीबो इफेक्ट इतना पावरफुल होता है। अगर आपको यकीन हो जाए कि ये चीज काम करेगी तो आपका दिमाग खुद उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर देता है। अब एक बार रुककर सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदी क्योंकि वो महंगी थी और आपको लगा कि वो बेहतर होगी, और कितनी बार आपने सस्ती चीज को इग्नोर किया भले ही वो इक्वली इफेक्टिव हो सकती थी। यहीं पर आप समझते हैं कि आप सिर्फ चीज नहीं खरीदते, आप एक बिलीफ खरीदते हैं। चैप्टर 10 की सबसे बड़ी सीख यही है, कीमत सिर्फ वैल्यू नहीं बताती, कीमत आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करती है जो आपकी पूरी एक्सपीरियंस को बदल देता है। अब सवाल ये है कि अगर सिर्फ कीमत बदलने से आपका एक्सपीरियंस बदल सकता है तो क्या आपका कैरेक्टर भी सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है? चैप्टर 11, आप उतने ईमानदार नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, पार्ट 1। आप हमेशा अपने बारे में एक अच्छी इमेज रखते हैं। आप मानते हैं कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, आप गलत काम नहीं करते, कम से कम जानबूझकर तो नहीं। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। एक सिचुएशन सोचिए, आपको एक मौका मिलता है छोटा सा फायदा उठाने का, कोई देख नहीं रहा, कोई पकड़ने वाला नहीं है। आपके सामने एक सिंपल चॉइस है, थोड़ा सा चीटिंग करें या सही रास्ते पर रहें। पहले पल में आपका दिमाग कहता है ये गलत है, लेकिन कुछ सेकंड बाद आप खुद को समझाना शुरू करते हैं, सब करते हैं, इतना छोटा सा ही तो है, इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपका रेजिस्टेंस कम होने लगता है और फिर आप वो कर देते हैं। उस पल कुछ खास महसूस नहीं होता, ना गिल्ट ना डर, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन बाद में जब आप अकेले होते हैं, आपके अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती है। आप सोचते हैं, क्या मैं सच में वैसा हूँ जैसा मैं खुद को समझता था? यही इस चैप्टर का असली सच सामने आता है। आप पूरी तरह डिसऑनेस्ट नहीं हैं, लेकिन आप पूरी तरह ऑनेस्ट भी नहीं हैं। आप बीच में कहीं हैं। आपका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मौका मिलता है और आप खुद को कितना जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर चीटिंग करने का तरीका ऐसा हो जिससे आपको लगे कि आपने सच में चीटिंग नहीं की, तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। यानी आप अपने आप को अच्छा इंसान मानना भी चाहते हैं और साथ में थोड़ा फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यही रीज़न है कि आप छोटे छोटे डिसऑनेस्ट एक्ट्स कर लेते हैं, लेकिन खुद को फिर भी ऑनेस्ट मानते रहते हैं। आपकी ऑनेस्टी एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको पहले से अपने मॉरल वैल्यूज़ की याद दिला दी जाए तो आप चीटिंग कम करते हैं। यानी आपका कैरेक्टर आपके अंदर कम, आपके आसपास ज़्यादा होता है। चैप्टर 11 की सबसे बड़ी सीख, आप उतने ऑनेस्ट नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, लेकिन आप पूरी तरह डिसऑनेस्ट भी नहीं हैं। आपका बिहेवियर उस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है जिसमें आप हैं।
अब सवाल ये है, अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो क्या सिर्फ सराउंडिंग्स बदलने से आपका पूरा बिहेवियर बदल सकता है? चैप्टर 13, आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं चलते। बियर और फ्री लंचेस। आपको लगता है कि लोग हर डिसीजन पैसे के हिसाब से लेते हैं, कि अगर किसी काम में ज्यादा फायदा है तो लोग वही चुनेंगे। लेकिन इंसान सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलता। एक सिचुएशन सोचिए, आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको ज्यादा पैसा देता है लेकिन वो अनफेयर है। दूसरा ऑप्शन आपको कम पैसा देता है लेकिन वो फेयर है। अब लॉजिकली देखें तो पहला ऑप्शन बेटर है, लेकिन अक्सर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं चलती, आपके अंदर फेयरनेस भी चलती है। आप चाहते हैं कि चीजें सही हों, बैलेंस्ड हों, जस्टिफाइड हों, और अगर कोई सिचुएशन अनफेयर लगती है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, भले ही उसमें आपका फायदा क्यों ना हो। यही इस चैप्टर का कोर है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आप रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और फेयरनेस के लिए भी काम करते हैं। अब एक और एंगल से देखिए, अगर कोई आपको बिना वजह हेल्प करता है तो आप नेचुरली रिटर्न करना चाहते हैं। आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि बैलेंस बनाना है। लेकिन अगर वही चीज पैसे के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो फीलिंग बदल जाती है। अब आप उसे ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, यानी जब चीजें सोशल होती हैं तो आप दिल से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब वही चीज मार्केट बन जाती है तो आप कैलकुलेशन से रिएक्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इन दोनों मोड्स को मिक्स नहीं कर पाते। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो सिर्फ पैसे से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो सिर्फ प्रॉफिट उसे ठीक नहीं कर सकता। यानी हर चीज का एक इमोशनल वैल्यू होता है जो पैसों से ऊपर होता है। और यही रीजन है कि कई बार लोग कम पैसे में भी काम करते हैं अगर उन्हें रिस्पेक्ट और फेयरनेस मिलती है, और कई बार लोग ज्यादा पैसे होने के बावजूद छोड़ देते हैं अगर उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। चैप्टर 13 की सबसे बड़ी सीख, आप सिर्फ रैशनल मशीन नहीं है जो हर चीज को प्रॉफिट से मेजर करती है। आप एक इंसान हैं जो फेयरनेस, ट्रस्ट और इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेता है। अब सवाल ये है कि अगर आप फेयरनेस और इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो क्या आप अपनी ही चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, या फिर ओनरशिप आपको फिर से ब्लाइंड कर देती है? चैप्टर 12, आपका एनवायरनमेंट ही आपको बनाता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, पार्ट 2। आप सोचते हैं कि आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कि आप जो है वो हर सिचुएशन में सेम रहेंगे, लेकिन सच इससे अलग है। एक मोमेंट सोचिए, आप अकेले हैं और आपके सामने एक गलत काम करने का मौका है। आप शायद रुक जाएंगे, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। अब वही सिचुएशन बदल जाती है। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास लोग हैं और आप देखते हैं कि वो लोग वही गलत काम कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में कुछ बदलता है। जो चीज़ पहले गलत लग रही थी अब उतनी गलत नहीं लगती। आप सोचते हैं अगर सब कर रहे हैं तो इतना भी गलत नहीं होगा, और धीरे धीरे आप भी वही करने लगते हैं। यही इस चैप्टर का असली सच छुपा है। आपका बिहेवियर सिर्फ आपके अंदर से नहीं आता, वो आपके आसपास के लोगों से शेप होता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां ऑनेस्टी नॉर्मल है तो आप भी ऑनेस्ट बनते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां चीटिंग नॉर्मल है तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते, आप अननोइंगली अडैप्ट करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आप खुद को पहचान नहीं पाते। आप सोचते हैं मैं ऐसा कैसे बन गया, लेकिन जवाब सिंपल है, आपके आसपास के लोगों ने आपको शेप किया। आपका कैरेक्टर एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, वो एक रिएक्शन है आपके एनवायरनमेंट का। और सबसे डेंजरस बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। यहीं से एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है, अगर एनवायरनमेंट आपको बदल सकता है तो आप भी अपने एनवायरनमेंट को चुनकर खुद को बदल सकते हैं। आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप कैसे इंसान बनेंगे। चैप्टर 12 की सबसे बड़ी सीख, आप अपने डिसीजंस के अकेले क्रिएटर नहीं हैं। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है और आपको वैसा बनाता है जैसा आप उसके बीच रहते हैं। अब सवाल ये है, अगर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो क्यों करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में कहानी एक और इंटरेस्टिंग सच खोलेगी, जहां ट्रस्ट, फेयरनेस और ह्यूमन बिहेवियर का असली रूप सामने आएगा। चैप्टर 14, जो आपका है वो आपको छोड़ने नहीं देता।
द इफेक्ट ऑफ ओनरशिप। आप पहले ही समझ चुके हैं कि ओनरशिप आपकी सोच को बदल देती है, लेकिन यहाँ एक और डीपर लेयर है। आप सिर्फ चीज़ों को ओवरवैल्यू नहीं करते, आप उन्हें खोने से डरते भी हैं, और यही डर आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। एक सिंपल सिचुएशन सोचिए। आपके पास 100 रुपए हैं। अब आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला, आप 50 रुपए जीत सकते हैं। दूसरा, आप 50 रुपए खो सकते हैं। लॉजिकली देखें तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आपके दिमाग में दोनों बराबर नहीं लगते। 50 रुपए जीतने की खुशी 50 रुपए खोने के दर्द के बराबर नहीं होती। लॉस का दर्द गेन की खुशी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यही है लॉस अवर्जन। आप जीतने से ज़्यादा हारने से बचना चाहते हैं। अब इसे रियल लाइफ में देखिए। आप एक इन्वेस्टमेंट पकड़े रहते हैं जो ऑलरेडी लॉस में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं जो काम नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। आप एक डिसीजन को नहीं बदलते क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने उसे छोड़ा तो आप हार गए। लेकिन सच क्या है? आप पहले ही लॉस में हैं, और पकड़ कर रखने से आप और लूज कर रहे हैं। आप चीज़ को इसलिए नहीं पकड़े हुए हैं क्योंकि वो वैल्यूएबल है, आप उसे इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आप लॉस फील नहीं करना चाहते। यही ट्रैप है। आप गेन के लिए डिसीजंस नहीं ले रहे, आप लॉस से बचने के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, और इसी वजह से आप स्टक हो जाते हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी छोड़ना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, यहाँ लॉस हुआ है। लेकिन आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो आपको कन्विंस करता है, थोड़ा और वेट करो, शायद ठीक हो जाएगा, शायद रिकवर हो जाएगा। और इसी शायद में आप और गहराई में फंसते जाते हैं। चैप्टर 14 की सबसे बड़ी सीख, आप डिसीजंस प्रॉफिट के लिए नहीं लेते, आप डिसीजंस लॉस से बचने के लिए लेते हैं, और यही आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर आप बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं तो क्या ये साइकिल कभी खत्म होता है, या आप हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे? चैप्टर 15, आप बार बार वही गलती क्यों करते हैं? द साइकिल ऑफ इरैशनैलिटी। आप अब बहुत कुछ समझ चुके हैं। आप जानते हैं, आप कंपैरिजन में फंसते हैं, आप एंकरिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, आप फ्री के जाल में गिरते हैं, आप इमोशंस में कंट्रोल खो देते हैं, आप चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, आप लॉस से डरते हैं, आप एनवायरनमेंट से शेप होते हैं। सब कुछ क्लियर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप वही गलतियां दोबारा करते हैं। क्यों? यही इस आखिरी चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचते हैं कि एक बार समझ लेने के बाद आप बदल जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपका दिमाग सिर्फ समझने से नहीं बदलता, वो पैटर्न से चलता है, और ये पैटर्न्स इतने डीप होते हैं कि आप अवेयरनेस के बाद भी उन्हें रिपीट करते रहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। आप जानते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग गलत है, लेकिन जब आप स्टोर में जाते हैं और एक अच्छा ऑफर देखते हैं, आप फिर वही करते हैं। बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन उस मोमेंट में आप फिर वही डिसीजन लेते हैं। यानी आप लर्न करते हैं, लेकिन उसी हिसाब से बिहेव नहीं करते, और यही साइकिल बनती है। आप गलती करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वही सिचुएशन वापस आती है, आप फिर वही करते हैं। यही है इरैशनैलिटी का साइकिल। ये एक लूप है जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस अलोन काफ़ी नहीं है। आपको अपने पैटर्न्स को समझकर उनके खिलाफ सिस्टम बनाना होगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलती करेंगे, और उस मोमेंट के लिए आपको खुद को कैसे रोकना है। आप परफेक्ट नहीं बन सकते, आप हमेशा इरैशनल रहेंगे, लेकिन आप प्रिडिक्टेबल हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ गिरेंगे, तो आप पहले से गार्ड लगा सकते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे आप हर बार नहीं हारते, आप हर बार नहीं गिरते, आप खुद को पकड़ने लगते हैं। और यही फर्क है। पहले आप अनअवेयर थे, अब आप कॉन्शियस हैं। पहले आप रिएक्ट करते थे, अब आप ऑब्जर्व करते हैं। चैप्टर 15 की सबसे बड़ी सीख, आपकी इरैशनैलिटी खत्म नहीं होगी,
लेकिन आप उसे समझकर उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। फाइनल थॉट, आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको होना भी नहीं है। आपको बस इतना करना है, समझना है कि आप कैसे सोचते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से डिजाइन करना है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आप इरैशनल हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हो जाएं, तो आप अपनी इरैशनैलिटी को अपनी ताकत बना सकते हैं। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो इस कहानी की शुरुआत में थे। अब आपको दिखने लगा है कि आपके फैसले हमेशा आपके नहीं होते, कि आपका दिमाग आपको कई बार धोखा देता है और कि आपकी गलतियां रैंडम नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं है कि आप गलत हैं या सही। सवाल ये है कि अब आप जाग चुके हैं या फिर आप फिर से उसी साइकिल में लौट जाएंगे। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग ये सब समझते हैं लेकिन कुछ बदलते नहीं, और कुछ लोग बस अवेयरनेस से ही अपनी जिंदगी बदल देते हैं। आप इरैशनल हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हो गए तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी में कहीं भी खुद की झलक दिखी, तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक मिरर है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ स्टोरीज नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज मिलेंगे। अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें, बस एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ या मेरा दिमाग मुझे खेल रहा है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।